Hello everyone and welcome back once again for the sessions of macroeconomics। हम मैक्रोइकोनॉमिक्स में इक्विलिब्रियम लेवल्स को डिस्कस कर रहे हैं। हम क्लासिकल फ्रेमवर्क भी स्टडी कर चुके हैं एंड केन्जियन फ्रेमवर्क भी समझ चुके हैं, लेकिन केन्जियन फ्रेमवर्क में हमें जो एक लास्ट टॉपिक बताया गया है वो है कि कुछ डिफरेंट पॉसिबिलिटीज जो कि हमें केन्जियन फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंगली इक्विलिब्रियम को लेकर बताई गई हैं। मींस लॉर्ड केन्स के अकॉर्डिंगली और कौन कौन सी डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड की इक्वालिटी को लेकर, मतलब इक्विलिब्रियम को लेकर। देखिए, हमने बेसिकली स्टडी किया है कि केन्जियन फ्रेमवर्क में हमें ये बताया गया था कि लॉर्ड केन्स ने ये कहा था कि अंडर एम्प्लॉयमेंट लेवल पर भी इक्विलिब्रियम पाया जा सकता है, कि जरूरी नहीं है कि जब तक फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल अचीव नहीं होता तब तक इक्विलिब्रियम नहीं अटेन किया जा सकता, बल्कि इक्विलिब्रियम तो पहले भी अटेन किया जा सकता है। तो इसी पॉइंट को दिमाग में रखते हुए हमें 3 डिफरेंट लेवल्स बताए गए हैं, या 3 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज कहेंगे बताई गई है कि उस पॉइंट पर भी एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड के बीच में इक्विलिब्रियम पाया जा सकता है। सो व्हाट आर दीज 3 डिफरेंट लेवल्स? एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, एट अंडर एम्प्लॉयमेंट लेवल एंड एट बियॉन्ड फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। बहुत ही आसान सा कंसेप्ट है, कोई इसमें इतना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन हाँ, आपको अपने दिमाग में जो हमने अर्लियर सेशंस में फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब समझा है, आपको वो जरूर क्लियर होना चाहिए कि फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है। अगर वो पॉइंट आपको क्लियर है तो ये पॉइंट्स समझने बहुत ही आसान हो जाएंगे। सो अगर हम समझें कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल का इक्विलिब्रियम क्या होता है, तो देखिए वो क्या उभर कर आता है। अंडर दिस इक्विलिब्रियम, इक्वालिटी बिटवीन एएस एंड एडी। एएस का मतलब है एग्रीगेट सप्लाई और एडी का मतलब है एग्रीगेट डिमांड। तो ये जो इक्वालिटी है ये कोइंसाइड्स विद फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इन दी इकोनॉमी। मतलब एक इकोनॉमी में जो डिफरेंट रिसोर्सेज हैं, डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं, उनका फुल यूटिलाइजेशन किया जा रहा है। जिस लेवल पर ये फुली एम्प्लॉयड हो जाते हैं, जब उस लेवल पर एएस और एडी के बीच में इक्वालिटी पाई जाती है, तो हम ऐसी इक्वालिटी को एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल वाला इक्विलिब्रियम कहते हैं। लेकिन अगर हम बात करें अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम की, तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा कि इट इज अ सिचुएशन ऑफ इक्वालिटी बिटवीन एएस एंड एडी बिफोर दी रिसोर्सेज आर फुली एम्प्लॉयड। की अभी सभी रिसोर्सेज जो हैं उन्हें फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले ही एक ऐसी सिचुएशन आ गई है जहां पर एएस और एडी आपस में एक दूसरे के बराबर हो गए हैं, जो कि बेसिक मीनिंग हमने जब केन्जियन फ्रेमवर्क समझा था तब हमने समझा था। इसलिए हमने ये बोला था कि जो लॉर्ड केन्स हैं वो अंडर एम्प्लॉयमेंट के इक्विलिब्रियम को गवर्न करते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से एक लास्ट और जो हमें बताया गया है वो है बियॉन्ड फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। अब इसमें क्या है, जब अंडर वाले में है कि पहले ही, कि अभी सारे रिसोर्सेज एम्प्लॉयड नहीं हुए हैं लेकिन उससे पहले ही इक्विलिब्रियम अटेन हो गया है, ये बियॉन्ड है। तो इसमें क्या है, इसमें है कि सारे के सारे रिसोर्सेज तो एम्प्लॉय हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद आफ्टर दैट इक्वालिटी पाई जा रही है एएस और एडी के बीच में। सो इट इज अ सिचुएशन ऑफ इक्वालिटी बिटवीन एएस एंड एडी आफ्टर दी रिसोर्सेज आर फुली एम्प्लॉयड। कि जब रिसोर्सेज एम्प्लॉयड हो गए हैं उसके बाद में इक्वालिटी पाई जाती है। चलिए अब तीनों के तीनों इन लेवल्स ऑफ इक्विलिब्रियम को, या हम इक्विलिब्रियम लेवल्स को देखते हैं कि अगर हम डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन देना चाहें तो ये किस तरीके से शो किए जा सकते हैं। देखिए, एक ही डायग्राम के जरिए मैंने आपको तीनों के तीनों जो इक्विलिब्रियम पॉसिबिलिटीज हैं उन्हें प्रेजेंट करने की कोशिश की है। हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, हम ये जानते हैं कि जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व है वो कुछ इस तरीके से बनाया जाता है कि पहले ये 45 डिग्री के एंगल के अकॉर्डिंगली बिल्कुल इस तरीके से स्ट्रेट लाइन राइजिंग अपवर्ड्स बनती है, और फिर उसके बाद जब फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल अचीव हो जाता है तो ये जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व है वो पैरेलल टू ओ वाई एक्सिस हो जाता है। तो ये हमारा एग्रीगेट सप्लाई कर्व बन जाएगा।
लेकिन अगर हम बात करें डिमांड की, एग्रीगेट डिमांड की, तो देखो वो क्या है, ये 0 लेवल से तो हमने शुरू करनी नहीं है क्योंकि ये थोड़ा सा हायर पॉइंट से शुरू होती है। अब अगर ये एग्रीगेट डिमांड कर्व जो है वो यहां पर है, ये पॉइंट जो आपको शो किया गया है यहां पर ADU लिखकर, तो ये एग्रीगेट डिमांड कर्व है अंडर एम्प्लॉयमेंट वाला, मतलब अभी फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव नहीं हुई है। देखो ये यहां पर EU मतलब ये अंडर एम्प्लॉयमेंट लेवल वाला इक्विलिब्रियम पॉइंट यहां पर बन रहा है। इस पॉइंट पर अगर हम ध्यान से देखें तो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल तो अचीव होगा यहां पर, लेकिन जो हमारा AD और AS के बीच में इक्वालिटी है वो तो इस पॉइंट पर ही अचीव हो गई, मतलब पहले ही अचीव हो गई। तो इसलिए इस इक्विलिब्रियम पॉइंट को हम क्या कहेंगे, अंडर एम्प्लॉयमेंट वाला इक्विलिब्रियम। बिल्कुल इसी तरीके से अगर एग्रीगेट डिमांड कर्व जो है वो अगर यहां पर हो, ये इस पॉइंट पर एग्रीगेट सप्लाई जो है वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल अचीव कर चुकी है और इस पॉइंट पर AD कर्व इंटरसेक्ट अगर करता है तो हम इस पॉइंट को कहेंगे एग्रीगेट डिमांड कर्व एंड इंटरसेक्शन ऑफ एग्रीगेट सप्लाई कर्व एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। मीन्स हम सिंपली ये कह सकते हैं कि इट इज एन इक्विलिब्रियम एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। बिल्कुल इसी तरीके से अब अगर हम बात करें ये पॉइंट की जहां पर ADA कर्व का इंटरसेक्शन शो किया गया है, तो ये हमारे पास EA मतलब आफ्टर अचीविंग दी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल वाला, या हम यूं कहेंगे बियॉन्ड फुल एम्प्लॉयमेंट वाला इक्विलिब्रियम लेवल जो है वो इस EA पॉइंट पर हमें देखने को मिल रहा है। क्योंकि इस पॉइंट पर, क्योंकि AS ने जो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल था वो तो यहां से ही अटेन करना शुरू कर दिया था, उसके बाद कर्व पैरेलल हो गया ना AS वाला, लेकिन जो इक्विलिब्रियम अटेन हुआ है वो बाद में हुआ है। तो इसलिए ये हमारा आफ्टरवर्ड्स वाला, या यूं कह लो बियॉन्ड फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल वाला इक्विलिब्रियम पॉइंट पाया जाएगा। तो कुछ इस तरीके से डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन हो सकती है। अब देखो अगर हम और इन डेप्थ इन पॉइंट्स को समझें तो ये जो अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है, ये जैसे जैसे एक इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ेगा तो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है वो भी खिसकता जाएगा और धीरे धीरे कर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर इक्विलिब्रियम पाया जा सकता है। ठीक है, लेकिन क्या होगा अगर इस फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के बाद भी एग्रीगेट डिमांड जो है वो बढ़ती जाए? अब सप्लाई तो बढ़ नहीं सकती है क्योंकि सप्लाई तो पैरेलल हो गई है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल अचीव हो गया है, ये तो OY एक्सिस के पैरेलल हो गई है, तो ये तो इस पॉइंट से बियॉन्ड इंक्रीज हो नहीं सकती है। लेकिन एग्रीगेट डिमांड अगर इंक्रीज हो रही है तो देखो क्या होगा। अगर आप माइक्रो इकोनॉमिक्स वाले कंसेप्ट अपने दिमाग में लेकर आओ तो हमने उस वक्त ये पढ़ा था कि जब डिमांड का इफेक्ट सप्लाई से ज्यादा होता है तो उस केस में इक्विलिब्रियम प्राइस बढ़ता है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में भी ऐसा ही कुछ कंसेप्ट हमें देखने को मिलेगा, लेकिन क्योंकि हम मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पर जनरल प्राइस लेवल्स के कंसेप्ट को स्टडी करते होते हैं तो हमें एक इंक्रीमेंट जनरल प्राइस लेवल की फॉर्म में देखने को मिलेगी जब एग्रीगेट सप्लाई तो कांस्टेंट हो जाएगी, मतलब ये और ज्यादा इंक्रीज नहीं होगी, लेकिन एग्रीगेट डिमांड जो है वही अगर इंक्रीज होती जाएगी तो हर नए इक्विलिब्रियम पॉइंट पर एक्चुअली हमें एक राइज देखने को मिलेगा, हम जिसे साफ सिंपल शब्दों में इन्फ्लेशन का नाम दे सकते हैं, महंगाई का नाम दे सकते हैं, राइज इन प्राइस लेवल्स का नाम दे सकते हैं। चलिए एक और डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन देखते हैं प्राइस लेवल के साथ रिलेट कर। जैसे हमने इस डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में तो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई को इनकम के साथ या आउटपुट एम्प्लॉयमेंट के साथ रिलेट कर देखा। हम अब देखते हैं एक ऐसी डायग्राम जिसमें हम एग्रीगेट डिमांड को ना एक्चुअली प्राइस लेवल के साथ रिलेट कर फिर देखेंगे कि AD कर्व कैसा बनता है। एक्चुअली हमें पता है, हम पढ़ चुके हैं कि जब एग्रीगेट डिमांड को प्राइस लेवल के साथ रिलेट किया जाता है तो वो डाउनवर्ड स्लोपिंग वाला कर्व बनता होता है। डाउनवर्ड स्लोपिंग वाला कर्व अगर बनेगा तो उस केस में
क्या होगा इक्विलिब्रियम पॉइंट, या कैसे हम कह सकते हैं कि जनरल प्राइस लेवल्स में हमें इंक्रीमेंट देखने को मिलेंगे। देखिए, अगर हम प्राइस लेवल के साथ प्राइस लेवल के रिलेशन में अगर हम स्टडी करें तो देखो, क्योंकि प्राइस लेवल के अकॉर्डिंगली एग्रीगेट डिमांड कर्व जो है, क्योंकि डिमांड और प्राइस में नेगेटिव रिलेशन होता है, तो उस वक्त जो एग्रीगेट डिमांड कर्व है वो हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग वाला डिमांड कर्व बनेगा, जैसा हमने क्लासिकल फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंगली भी समझा था। तो यहाँ पर है कि ये एग्रीगेट डिमांड कर्व जो है वो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व बनेगा। और क्योंकि एग्रीगेट सप्लाई भी हमने क्या देखा था कि अगर ये पैरेलल है OY एक्सिस के, तो इसका मतलब एग्रीगेट सप्लाई और ज्यादा नहीं बढ़ाई जा सकती। तो हमारा ये OL पॉइंट जो है वो तो है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट, लेकिन अगर हमारा AD कर्व पहले ही इंटरसेक्ट कर रहा है इस पॉइंट पर, तो ये पर्टिकुलर डायग्राम तो हमारी बन जाएगी अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल वाली, क्योंकि इसमें पहले ही हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है यहाँ पर, लेकिन हमें पहले ही इक्विलिब्रियम पॉइंट अचीव हो रहा है। तो हिंदी में अगर हम स्पेसिफिकली कहें तो ये हमारा अल्प रोजगार वाला संतुलन बन जाएगा। वहीं अगर हम बात करें फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम की, तो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम के केस में क्या होगा, ये जो हमारा AD कर्व है जो कि प्राइस लेवल के अकॉर्डिंगली डाउनवर्ड स्लोपिंग अब बन रहा है, तो ये जो हमारा पॉइंट है वो यहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा, मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल वाले पॉइंट पर, और जिस वजह से अब जो ये Q पॉइंट इक्विलिब्रियम का आएगा इसको हम पर्टिकुलरली पूर्ण रोजगार संतुलन बिंदु कह सकते हैं, मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट कहा जा सकता है। और अब देखिए, बियॉन्ड फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम के केस में क्या होगा, ये देखिए यहाँ पर अगर ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल था, अब यहाँ पर जो प्राइस है वो P पर है जो कि नीचे है पॉइंट, और अगर बियॉन्ड फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम का केस हो, मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद अगर AS और AD में इक्वालिटी देखी जाएगी, तो देखो उस केस में क्या होगा, यहाँ पर इस पॉइंट पर अगर इक्विलिब्रियम होगा तो आप आसानी से देख सकते हो कि P से हायर पॉइंट पर जो प्राइस है वो आ रहा है, मतलब इक्विलिब्रियम प्राइस बढ़ रहा है, तो दैट मीन्स देयर इज राइज इन दी जनरल प्राइस लेवल। तो इसलिए कीमतें बढ़ने लगती हैं, हमें इन्फ्लेशन की सिचुएशन जो है वो देखने को मिलती है, मतलब हम सिंपल वर्डिंग में कह सकते हैं हमें मुद्रास्फीति की स्थिति देखने को मिलती है। सो दैट वॉज ऑल अबाउट टूडेज सेशन। आई होप कि आज का जो हमारा ये छोटा सा सेशन रहा, इसमें बताई गई तीनों की तीनों पॉसिबिलिटीज आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गई हैं। सो वंस अगेन आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू काइंडली, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, एंड यस काइंडली डू सम ऑनर्स ऑल्सो, वीडियोज को शेयर करना, लाइक करना और अपने व्यूज कॉमेंट बॉक्स में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। Thank you so much for watching the video and have a nice day.